तो इस सीरीज के लेक्चर 1 में आपका स्वागत है। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, अगर आपको नहीं मालूम पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल सीरीज इवन दिस लेक्चर ऑल्सो, राइट। तो क्या है समझ लेते हैं जल्दी जल्दी में। अगर आपको पता है तो आगे आप बढ़ सकते हो कि आपको कॉपी एंड पेन लेकर बैठना है। अपनी कॉपी में 3 कॉलम बनाने हैं, जिसमें पहले में मार्क करना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, दूसरे में मार्क करना है ऑप्शन और तीसरे में मार्क करना है टिक या फिर क्रॉस। कैसे करेंगे समझो ध्यान से। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक इस पर्टिकुलर लेक्चर में है, तो ऐसे मार्क कर लो पहले वाले कॉलम में फ्रॉम 1 to 17। नाउ जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखता है, आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन आपको दिखता है ना, लगता है सही है, ए बी सी डी कोई भी मार्क कर लो। मान लो ए मार्क कर दिया, ठीक है। अब उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे। अगर आपको लगता है कि उसका ऑप्शन ए ही था तो ऐसे टिक करोगे। अगर लगता है नहीं नहीं आपने गलत जवाब दिया था, उसका करेक्ट आंसर बी है, तो उसको क्रॉस करोगे और वहां पे करेक्ट आंसर बी लिखोगे। अब इससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि कितना बेहतर ढंग से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल 17 क्वेश्चन में से आपने 13 अटेम्प्ट किया और 13 में से 8 करेक्ट किए। तो ये जो 8 आपने करेक्ट किए अच्छी बात है, करेक्ट किए, लेकिन 5 जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए? क्या आपके अप्रोच में दिक्कत थी या नॉलेज कम था? इस तरीके से आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। और डोंट वरी, स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर में भले ही आपका स्कोर कम रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में आपको अप्रोच पता चलेगा और आप बेहतर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। आपको रियल और ऑथेंटिक रहना है सो दैट आप अपना स्कोर भी शेयर कर पाओ। मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं करते, आई नो कि आप भी नहीं करोगे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने लिए तो ऑनेस्ट रहो, राइट। कॉपी में लिखो और इस तरीके से आपको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है ना, अपने प्रति जवाबदेही जो है जरूरी है और वो रखना है। देखो, यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, इसलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपसे जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है। वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको अपने अंदर कोई भी काम करो, चाहे अभी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई और कल को ब्यूरोक्रेट बन के देश की सेवा करोगे, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। क्या क्या? कंसिस्टेंट रहो, आप रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में काम करो, अटेंटिव रहो जो भी काम करो, और साथ में ट्रांसपेरेंसी शो करो, ठीक है क्या? तो ये है क्रेडिट सिस्टम जो कि आपको डेवलप करना है थ्रू आउट दिस होल सीरीज। पहला क्वेश्चन आपके सामने, होपफुली कॉपी कलम लेकर आप बैठो। क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, जैसे पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा अटेम्प्ट करोगे, फिर कंटिन्यू करोगे। होपफुली आपको हर क्वेश्चन के पहले ना बताना पड़े, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है कि विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है किसके रिगार्डिंग? इकोलॉजिकल नीड्स के रिगार्डिंग। तो देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो जो भी की वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में उसको ऐसे हाईलाइट या मार्क कर लिया करो, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, सर्कल कर देता हूँ या फिर ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। क्या बताना है? इकोलॉजिकल नीड्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट देखना। इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट द रिसोर्सेज इट कैन यूटिलाइज और फंक्शनल रोल इन अ इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इकोलॉजिकल नीड्स के बारे में आपको पता है कि सेम टू सेम डिफिनेशन है ना इकोलॉजिकल नीड्स का। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है पहला। दूसरा बोल रहा है कि ईच स्पीसीज हैज अ डिस्टिंक्ट नीड्स। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर सेम नीड्स होगा ना तो वहां पे कंपटीशन बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो है उसका वो नीड्स बन जाएगा, राइट। तो इसलिए दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2। अच्छा, साथ में भले ही मैं क्वेश्चन के साथ ही बता दूं आपको, लेकिन साथ में आपको एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, ये पर्टिकुलर सीरीज में हम ना केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि जितना भी बैकग्राउंड और पेरिफेरल नॉलेज है ना उसको भी रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, सच दैट आपका पूरा सिलेबस जो है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में रिवाइज हो, राइट। और कहीं कहीं पे अगर मैं स्किप कर देता हूँ एक्सप्लेनेशन को कि हाँ ठीक है ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसको पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी कर रखा है, या फिर जो भी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन है उसको मैंने डिटेल मैनर में समझा दिया है आपको, ठीक है। देखो, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो डिफिनेशन दिया था, मतलब जो स्टेटमेंट बोला वही सारा कुछ इकोलॉजिकल नीड्स का डिफिनेशन, ठीक है। दूसरा करेक्ट इसलिए है कि ईच स्पीसीज हैज ए यूनिक इकोलॉजिकल नीड्स। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी 2 स्पीसीज जो है कैन ऑक्युपाई द सेम नीड्स। वो ऐसा नहीं कर सकते, है ना, कि कोई भी 2 स्पीसीज कैन नॉट ऑक्युपाई द सेम नीड्स इन एन इकोसिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे, देयर कांट बी 2 स्पीसीज ऑफ हमिंग बर्ड्स दैट फीड ऑन द सेम टाइप ऑफ नेक्टर और compete फॉर द सेम फ्लावर्स। एकदम क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आ जाते हैं। 2 एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। ध्यान है, नॉट इंटरडिपेंडेंट बोल रहा, जो कि गलत स्टेटमेंट हो गया। ऐसा क्यों? ऐसे समझो,
जितने भी प्रोड्यूसर है, मतलब कि जितने भी कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर जो है सनलाइट पे डिपेंड करता है ना। तो इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट होते हैं ये सारे के सारे। अब यहाँ पे बोला नॉट डिपेंडेंट, इसलिए ये गलत हुआ स्टेटमेंट। दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज हैव इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही बात है, उसी की वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में ह्यूमन मेड जो है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट इतना चेंज हो रहा कि एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना देखने को मिलता है। गर्मी पड़ रही तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, ठंड पड़ रही तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही। तो इसलिए ह्यूमन एक्टिविटी ने बिल्कुल इम्पेक्ट किया है हमारे इन्वायरमेंट को। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, जिसमें एसेशन गलत, रीजन सही होता है। बोलो एकदम क्लियर, गुड। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। क्यों? मैंने बता ही दिया सारा कुछ, इसलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। साइकिलिंग ऑफ एन एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। क्या बोला? साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स इकोसिस्टम में क्या बोलते हैं उसको? तो देखो, साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स को बायोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल साइकिल। समझते हैं क्या होता है कि दे आर पाथवेज बाय विच इसेंशियल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मूव थ्रू द बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जियोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। दिस साइकिल essential for life on earth is they provide the nutrients and other resources that organism need to survive and reproduce। अब वैसे अगर देखा जाए वैसे कौन कौन से कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स है, तो जैसे हो गया फास्फोरस, है ना, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब के सब क्या है? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, साइकिलिंग जिनकी होती है इकोसिस्टम में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायो जियोकेमिकल साइकिल्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। टाइप ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या है? मैंने बता दिया, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, है ना, और साथ में नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये सारा कुछ। अब एक कैसे मूव करते हैं, यही सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने ये पर्टिकुलर स्लाइड स्किप कर दी। ठीक है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। हाँ, वैसे भी आगे क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे भी समझाएंगे, डोंट वरी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो देखो, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको परेशान नहीं होना है अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब ना पता हो तो, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है। तो अब से क्या है, आपको जान लेना है कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो जॉन बेनेट ने दिया था अपनी बुक में, जिसका नाम है द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन एडॉप्शन। कब? 1976 में। बेनेट ने डिफाइन किया इकोलॉजिकल ट्रांजिशन को। क्या डिफाइन किया? कि द प्रोसेस बाय विच अ सोसाइटी चेंज फ्रॉम अ सिंपलर मोर प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मोर कॉम्प्लेक्स मोर एडवांस फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन को, है ना, क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल ट्रांजिशन बोलते हैं। इतना ध्यान रहेगा। चलो, नेक्स्ट है कि द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? देखो, उसको सीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीर बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान रखना आप। क्या? सीर इज द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया ओवर टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पहले बेयर रॉक होगा, वहां पे लाइकेन आ जाएगा, ठीक है, फिर स्मॉल एनुअल प्लांट्स और लाइकेन ग्रो करेंगे, फिर धीरे धीरे वो बड़े होंगे, है ना, फिर ट्रीज का फॉर्मेशन ले लेंगे और फाइनली मेच्योर ट्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और इस पूरे प्रोसेस को प्राइमरी सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, है ना। फर्स्ट कम्युनिटी टू कॉलोनाइज अ बेयर एरिया को क्या बोलते हैं? पाइनियर कम्युनिटी बोलते हैं। और लास्ट वाले को क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है? एक स्टेबल कम्युनिटी है दैट इज वेल एडॉप्टेड टू द इन्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर आग वगैरह लग जाती है, बाढ़, आग, सूखा, ऐसा कुछ आ जाता है, तो फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फाइनल कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर से वो बेयर एरिया हो जाता है। एकदम क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरी, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। तो देखो, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट फिजिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल होता है, बट ऑपरेशनल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये वाले में क्लासिफाई हमने नहीं किया, बाकी तीनों में किया है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जो है वो टर्म यूज किया जाता है मिलिट्री में डिस्क्राइब करने के लिए कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस दैट अफेक्ट द employment of capabilities and bear on the डिसीजन ऑफ द कमांडर। क्या? एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपेबिलिटी एंड बियर ऑन द डिसीजन ऑफ कमांडर को क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल इन्वायरमेंट बोलते हैं। इट इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ इन्वायरमेंट बट रेदर अ वे ऑफ लुकिंग एट द इन्वायरमेंट फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव। ऑन द अदर हैंड, इन्वायरमेंट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, कल्चरल और बायोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? कि उसमें रहता है लैंडफॉर्म्स, वाटर बॉडी, क्लाइमेट, सॉइल, रॉक, मिनरल्स एंड मोर।
साथ में बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें रहता है प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सो फॉर्थ। लास्टली जो कल्चरल इन्वायरमेंट होता है उसमें मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर। नाम से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि बायोलॉजिकल में क्या आएगा, फिजिकल में क्या आएगा और कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। The discussion on sustainable development was started after submitting a report on the environment to the United Nations in 1987 में। उस कौन सी रिपोर्ट थी वो? तो देखो, ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। वो रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर। क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट जवाब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आपको ध्यान में रखना है, क्यों? क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। कि आवर कॉमन फ्यूचर, द रिपोर्ट वाज रिटन बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में WCED। इसको ब्रुटलैंड कमीशन भी बोलते हैं, ध्यान रहे। ब्रुटलैंड कमीशन कब आया था? 1987 में। अभी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें बोलेंगे ब्रुटलैंड कमीशन कब आया था और उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आवर कॉमन फ्यूचर या ब्रुटलैंड कमीशन, ब्रुटलैंड रिपोर्ट कब आया था? 1987 में। रिपोर्ट ने डिफाइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। क्या बोला? कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसको क्या कहा गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहाँ पे मिलेगा आपको? ब्रुटलैंड कमीशन के द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर नाम की रिपोर्ट में मिलेगा, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जो लास्ट वाले लाइन्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि इसको आप मेंस एग्जाम में यूज कर सकते हो। बढ़िया स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the following events in chronological order and select the correct answer from the code given below. Rio Art Summit सबको पता है 1992, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट सबको पता है, अभी ऊपर देखा हमने 1987। इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आई थिंक बाद में आया था। पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ये बहुत पहले आया था 72 में। मान लो हमें तीसरे का नहीं पता, तो क्या बाकियों के हिसाब से कर सकते हो? पहले चौथा होगा, फिर दूसरा एंड देन पहला। अब 4 2 1 किस में दिख रहा? पहले में नहीं दिख रहा। 4 2 1 ये दिख रहा, हो सकता है। 4 2 1 ये भी हो सकता है। 4 ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 4 के बाद 1 आ गया, राइट। तो या तो बी होगा या तो सी होगा। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाले का आपको नहीं पता, दैट्स वाई कंफ्यूजन हो रहा है ना। अब थर्ड वाले का अगर आपको पता होता तो बी और सी में से एक मार्क कर देते, लेकिन अभी भी 50-50 पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको एक नहीं पता हो तो भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप क्वेश्चन को। कैसे? वो तरीका मैंने बताया, ठीक है। देखो, पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में आया था, है ना भाई। क्लब ऑफ रोम, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट थे जिनको कहा गया क्लब ऑफ रोम, और रिपोर्ट ने वार्न किया पूरी दुनिया को कि दुनिया जो है ऑन अ पाथ टू अनसस्टेनेबिलिटी ड्यू टू एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। पब्लिकेशन ऑफ ब्रुटलैंड कमीशन अभी हमने ऊपर देख लिया, ठीक है। तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1989 में आया था, जो साइन किया गया था 1987 में। दैट फेज आउट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 1987। ध्यान में रहेगा। रियो आर्ट समिट की बात किया जाए तो इसको हेल्ड किया गया था 1992 में। कहाँ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। समिट वाज अटेंडेड बाई 100 से ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, एंड इट रिजल्टेड इन द एडॉप्शन ऑफ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसका आउटकम था इस पर्टिकुलर समिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। The book Silent Spring, published in 1962, which set the tone for an environmental movement in the world, was written by। इसको किसने लिखा था? ठीक है, तो इसको आई थिंक या तो ए या तो सी, देखते हैं कौन सा है ना। तो इसको लिखा गया था, हाँ, राकेल कार्सन के द्वारा। होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, कहीं पे गलती हो जाए तो उसके लिए माफी। एक डॉक्यूमेंट है जो that document the adverse environmental effect caused by the indiscriminate use of pesticide। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे, वो है साइलेंट स्प्रिंग नाम की बुक, जिसको लिखा था राकेल कार्सन ने, है ना। इसको आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। पब्लिश किया गया था 1962 में, चाहो तो याद कर लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। नॉट ओनली किलिंग पेट्स but also harming wildlife, contaminating the food supply and poisoning people. She also raised concern about the long-term effects of pesticides on human health and the environment। आपको क्या ध्यान में रखना है? साइलेंट स्प्रिंग बुक है 1962 की, जिसको राकेल कार्सन ने लिखी है,
और ये एक बुक है किस पे, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड। इतना काम की चीज है, आपको ध्यान में रखना है। एसेशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है, जेनरिक है, एकदम सिंपल है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक काइंड ऑफ डेवलपमेंट है दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। मैंने बताया था ना आपको, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर अभी हमने देखा था। तो देखो रीजन भी सही है, एसेशन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा। होपफुली आपको एकदम आसान लगा होगा क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि हमने डिटेल में इसको ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। एक और ध्यान में रखना है आपको कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो माफिएगा SDG है ना, SDG गोल है वो कितने हैं, ग्लोबल गोल्स हैं, जो कि 17 इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्टिव रखते हैं, क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल और सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर एवरीवन, है ना। दीज गोल कब स्टेब्लिश किया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2015 में, एंड आर सिलेक्टेड फॉर अकम्प्लिशमेंट बाय 2030 तक। कब तक अचीव करना है उन्हें, 2030 तक, एज आउटलाइन इन द यूएन रेजोल्यूशन नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा 2030, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। तो कौन है, तो हमारे यहाँ है वो नीति आयोग का बना था 2015 में, किसको रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन को। ध्यान में रहेगा, एकदम एक्चुअल क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होपफुली आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है ना, कहोगे तो मैं बता दूंगा कैसे याद करना है हमको, एसेशन और रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट। बिल्कुल सही बात है ना, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो पर्टिकुलर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल केरला, दोनों में बेहतर है ना। तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ रहा, और एक कम है तो दूसरा भी कम है, राइट। रीजन दे रहा है कि द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ द SDG टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप SDG टारगेट को देखोगे तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे टारगेट्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल रीजन करेक्टली बोल रहा कि अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ SDG टारगेट आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन और हेल्थ एस्पेक्ट, दैट्स वाई एसेशन से, रीजन से, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जनरिक क्वेश्चन है, उसका आपको सारा कुछ पता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो स्टेट ऑफ केरला हैज द हाईएस्ट SDI इन इंडिया एंड इट आल्सो हैज हाईएस्ट SDGs रैंकिंग। केरला हैज अ हाई लिटरेसी रेट और लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। तो इसलिए क्या है, एक पॉजिटिव कॉन्वोकेशन है दोनों में, है ना, एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बेहतर है। वहीं पे अगर हम नेगेटिव की बात किया जाए तो देखो बिहार है, वहाँ पे हाई इलिटरेसी रेट है और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, दैट्स वाई उसका जो SDG रैंकिंग है वो भी एकदम लोवेस्ट है, ठीक है। तो मतलब कि दोनों में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ। अभी हमने देखा लिमिट्स टू ग्रोथ क्या था, क्लब ऑफ रोम ने, है ना, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया था, ठीक है। ऊपर हमने देखा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, राइट। लिमिट्स टू ग्रोथ जो है 1972 में क्लब ऑफ रोम ने इंट्रोड्यूस किया था थ्रू अ रिपोर्ट ऑफ सेम नेम। डोनेला मिडोज एंड डेनिस मिडोज लेड अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हु ऑथर, ये जरूरी नहीं है नाम, ठीक है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। It contended that perpetual economic growth was unsustainable due to the Earth's finite resources। देखो अर्थ के पास finite resources है और हमारे डिजायर जो होते हैं क्या होते हैं, इन्फाइनाइट होते हैं। तो इस तरीके से जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मैनेज नहीं कर पाते ये अनलिमिटेड डिजायर, दैट्स वाई उन्होंने कहा कि परपेचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, अनसस्टेनेबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द एक्चुअल लोकेशन या फिर प्लेस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, क्या, ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो उसको उसका क्या बोलते हैं, हैबिटेट, इकोसिस्टम, नीज, बायोम, क्या, तो उसको हैबिटेट बोलते हैं। देखो रहने मात्र को हैबिटेट बोलते हैं, लेकिन अगर उसमें अपना फंक्शनल रोल भी प्ले कर रहा है तो उसको नीज बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, हैबिटेट। हैबिटेट क्या है कि इसेंशियली एन ऑर्गेनिज्म होम है इनकम्पासिंग ऑल द नेसेसरी इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर इट्स सर्वाइवल। इट इंक्लूड्स द इन्वायरमेंट elements vital for an animal to locate food, choose a mate, and reproduce successfully. In the case of plants, a suitable habitat must offer the right balance of light, air, water, or soil.
साथ में फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हैबिटेट क्या क्या रहता है उसमें, शेल्टर, वाटर, फूड और स्पेस, ध्यान रहेगा। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है आपको कि इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इंटरेक्ट करते हैं वन अनदर से विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। एग्जांपल के तौर पे फॉरेस्ट सिस्टम जो है इकोसिस्टम इंक्लूड करता है ट्रीज, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उस फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पता कर लिया। अब बायोम देख लेते हैं क्या होता है। देखो, बायोम्स इज a large scale ecosystem characterized by climate, vegetation and animal life. Biomes are often divided into smaller ecosystem जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट बायोम जो है वो कैरेक्टराइज्ड है बाई वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट और डेंस वेजिटेबल के द्वारा। ठीक है, दिस बायोम इज होम टू वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जैसे कि जगुआर, मंकीज और स्नेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में करेक्ट जवाब कौन सा है इन चारों में से। देखो, पहला है प्राइमरी कंज्यूमर आर लेस डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर। बिल्कुल गलत, क्यों? क्योंकि ज्यादा प्राइमरी कंज्यूमर ही डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर पे। प्राइमरी कंज्यूमर आर आउट नंबर प्रोड्यूसर, नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे प्रोड्यूसर से तो बताओ खाने की कमी पड़ जाएगी, वैसे ही मर जाएंगे, है ना। तो इसलिए बी तो गलत हो गया। प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, बिल्कुल सही जवाब है। प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे प्राइमरी कंज्यूमर के एस्पेक्ट में। अगला यही करेक्ट हो गया, हमसे करेक्ट ही पूछा था, है ना। अगला है सेकेंडरी कंज्यूमर आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि टर्सरी कंज्यूमर होते हैं क्या, लार्जेस्ट और मोर पावरफुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। और जो सारी चीजें हैं, है ना, मैंने आपको बताया कि देखो हर एक लेवल पे नंबर जो है घटता जाता है। नंबर इसलिए घटता जाता है क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रूल, जिसको 10% रूल बोलते हैं, कि एनर्जी जो है एक लेवल से जब दूसरे टॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है तो कितना ट्रांसफर होती है, मात्र 10%। फॉर एग्जाम्पल इसके पास 100 जूल एनर्जी है तो अगले वाले लेवल पे कितना ट्रांसफर होगा, उसका 10%, कितना हुआ, 10 जूल। फिर अगले लेवल पे उसका 10%, कितना, 1 जूल। फिर अगले लेवल पे 0.1 जूल। क्यों? क्योंकि केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि लास्ट में हर एक लेक्चर के बाद कुछ लाइंस रहती है सच दैट आपको इस प्रिपरेशन की जर्नी में मोटिवेटेड रखा जा सके, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना। तो आज के लिए लाइन है कि resilience is knowing that you are the only one who has the power and the responsibility to pick yourself up. देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं कि जब सही समय आएगा तब करेंगे, है ना। अभी मूड नहीं है या फिर अभी हम डिप्रेस हैं, हमें ये दिक्कत है, वो परेशानी है, समझ लो। ये सारी चीजें दुनिया नहीं देखने वाली। ठीक है, आपको क्या करना है, ये आप ही के पास पावर और आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को रोज जो है रोज अपने आप को बताओ कि नहीं हम ही हैं, है ना, जो हमारे लिए स्टैंड लेगा, है ना। और आप जो है अपने गोल में, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए रोज सुबह उठो और उस पर मेहनत करो, ना कि ये उम्मीद करते हो कि नहीं कोई आएगा हमारे लिए करेगा। राइट, ये आपके आपके पास पावर है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद के लिए करो। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते रहिए।